दैनिक जीवन में रासायनिक रसायन, दैनिक जीवन में रसायन। चलिए देखते हैं दैनिक जीवन में रसायन का उपयोग। ये आरबीडी पब्लिकेशन का चैप्टर नंबर 10 है, केमिस्ट्री का। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राकृतिक रेशे, वे रेशे जो पौधे और जंतुओं दोनों से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे ऊन, कपास, पटसन, मूंज, रेशम आदि। अब है पादप रेशे। रेशे पौधों के विभिन्न भागों से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास बीज वाले पौधों से प्राप्त होता है, जूट पौधों के तने बाट से प्राप्त होता है और जाट नारियल का बाहरी आवरण होता है। ये सामान्यतः सेल्यूलोज से बने होते हैं। वस्त्रों के लिए मुख्य रूप से उपयोग किए जाने वाले दो वनस्पति रेशे कपास और सन लिनेन है। अब कपास को रेशे का राजा कहा जाता है। कपास प्राकृतिक रेशा है जो सेल्यूलोज इसके वजन का 90 से 94% से बना होता है। यह एक बीज प्रकार का वनस्पति रेशा है। अब कपास के मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, ब्राजील, भारत, पाकिस्तान, चीन है। अब मिस्र में सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कपास उगता है। कपास के रेशे के प्राकृतिक मोड़ को कन्वल्सन कहा जाता है। एक रेशे में 150 से 300 कन्वल्सन होते हैं। अब आते हैं जंतु रेशे। ठीक है, ये रेशे विभिन्न जंतु स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भेड़ और बकरी के बालों से हमें ऊन प्राप्त होता है। खरगोश और ऊंट के बालों से भी रेशे प्राप्त किए जा सकते हैं। रेशम की एक जंतु रेशा है। इसे रेशम कीट सिल्कवार्म नामक कीट द्वारा बनाया जाता है। जंतु रेशे के घटक प्रोटीन होते हैं। अब आते हैं ऊन के बारे में जानते हैं। ऊन एक जंतु रेशा है। ऊन केराटिन प्रकार के प्रोटीन से बना होता है। ऑस्ट्रेलिया बेहतरीन ऊन का उत्पादन करता है। अब मरीना विश्व की उत्कृष्ट ऊन है। अब रेशम सिल्क, रेशम को रेशों की रानी कहा जाता है। रेशम फाइब्रिनोइन प्रकार के प्रोटीन से बना होता है। रेशम हरी पत्तियों, विशेषकर शहतूत पर पलने वाले रेशम कीट के कोकीन से प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट को बॉम्बेक्स मोरी के नाम से भी जाना जाता है। अब रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन रेशम उत्पादन के रूप में जाना जाता है। अब मानव निर्मित रेशे, इन रेशों का निर्माण मनुष्य द्वारा विभिन्न रसायनों की सहायता से किया जाता है। ये रेशे आमतौर पर तंतु रेशे होते हैं। उदाहरण है नायलॉन, पॉलिएस्टर, विस्फोटक रेयॉन, एक्रिलेक आदि होते हैं। अब कृत्रिम रेशे, ये मानव निर्मित रेशे हैं जो विभिन्न रसायनों को अलग अलग मात्रा में मिलाकर प्राप्त किए जाते हैं। ये रेशे पूरी तरह से रसायनों द्वारा बनाए जाते हैं। ये तंतु रूप में होते हैं। उदाहरण है नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक होते हैं। अब पॉलिएस्टर, वैज्ञानिक नाम है पॉलीथीन टेरेप्थलीन अथवा पीईटी। यह सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कृत्रिम रेशा है। इसकी खोज 1941 ईस्वी में हुई, लेकिन इसका व्यावसायिक रूप से उत्पादन 1951 ईस्वी में हुआ है। पॉलिएस्टर के दो मोनोमर्स एकक टेरेप्थलीन अम्ल TPA और एथिलीन ग्लाइकॉल EG है। बहुलीकरण के दौरान एकक एस्टर लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। अब है एक्रिलिक, वैज्ञानिक नाम पॉलीएक्रिन नाइट्रिल है। अब है आजकल इसका उपयोग कृत्रिम ऊन के रूप में किया जाता है।
अबे डू पॉइंट कंपनी ने पहली बार सन 1944 में एक्रिलिक फाइबर बनाया और सन 1950 में व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। दूसरा है पुनरुत्पादित रेशे। ये मानव निर्मित रेशे हैं जो कपास एवं ऊन जैसे किसी भी प्राकृतिक स्रोत के रासायनिक उपचार द्वारा निर्मित होते हैं। प्राकृतिक रेशों से प्राप्त सामग्रियों को पहले उपयुक्त रसायनों में घोला जाता है और फिर इस विलयन से रेशे तंतु बनाए जाते हैं। उदाहरण है विस्फोट, रेयॉन, एसीटेट, ट्राई एसीटेट आदि होते हैं। अब विस्फोटक रेशे के बारे में, रेयॉन के बारे में जानते हैं। यह एक पुनरुत्पादित सेल्यूलोज फाइबर रेशा है। यह ऊनी गुद्दे या बेकार कपास के रासायनिक उपचार द्वारा बनाया जाता है। इसे नम कताई द्वारा बनाया जाता है। अब रेयॉन लकड़ी के गुद्दे सेल्यूलोज के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब इसमें विस्फोटक प्राप्त करने के लिए सेल्यूलोज को पहले ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से उपचारित किया जाता है। अब इसी खाद अब आते हैं इसी कारण से रेयॉन कभी कभी विस्फोटक रेयॉन भी कहा जाता है। अब एक केवलर का उपयोग बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। अब नायलॉन, यह मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा है। इसका निर्माण सर्वप्रथम 1935 ईस्वी में किया गया था। अब व्यावसायिक स्तर पर 1939 ईस्वी में उत्पादन किया गया। नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY लंदन लोन से बना है। NY तथा लंदन के लोन से बना है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है जिसकी एकक इकाई CONH2 होती है। अब नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़े, पर्वतारोहण के लिए रस्सी, टायर, ब्रश, दांत आदि बनाने में किया जाता है। अब नोट में देखते हैं नायलॉन पहली बार कृत्रिम रेशे से 1935 ईस्वी में प्राप्त किया गया था। उर्वरक मृदा में बाहर से मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ हैं जो मृदा को उपजाऊ बनाने में सहायक होते हैं। इन उर्वरकों में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम इत्यादि आवश्यक पोषक तत्व होते हैं। उर्वरकों को मुख्य रूप से दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: जैविक, कार्बनिक और अकार्बनिक उर्वरक। कार्बनिक उर्वरक या जैविक उर्वरक यानी पौधे और जानवरों से प्राप्त उर्वरकों को जैविक उर्वरक के रूप में जाना जाता है। अब अकार्बनिक उर्वरक रासायनिक तकनीकों के द्वारा उत्पन्न रासायनिक उर्वरक जिनमें फसल वृद्धि के लिए पोषक तत्व होते हैं अकार्बनिक उर्वरक कहलाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण उर्वरक के बारे में जानते हैं। एकल उर्वरक, ये वे उर्वरक हैं जो केवल एक ही पोषक तत्व की आपूर्ति करते हैं। ठीक है, एकल उर्वरक कहलाते हैं। अब नाइट्रोजन युक्त उर्वरक, इन्हें नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में तैयार और लागू किया जाता है। समान उपलब्ध नाइट्रोजन, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट आदि होते हैं। अब है फास्फोरस और फास्फेटिक उर्वरक। ये उर्वरक फास्फोरस का मुख्य स्रोत है। व्यावसायिक रूप से उपलब्ध फास्फेटिक उर्वरक एकल सुपर फास्फेट, ट्रिपल सुपर फास्फेट, डाई कैल्शियम फास्फेट है। अब है पोटास उर्वरक, इन्हें पोटेशियम के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला पोटास उर्वरक म्यूरेट ऑफ पोटास और पोटेशियम सल्फेट है। अब मिश्रित उर्वरक जटिल उर्वरक, पौधों के लिए एक से अधिक माइक्रो पोषण तत्वों के स्रोत वाले उर्वरक को मिश्रित उर्वरक के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले मिश्रित उर्वरक हैं
अब डाई अमोनियम फास्फेट 1846 जीरो, नाइट्रोफास्फेट 2020 जीरो, अमोनियम फास्फेट 2800, अमोनियम फास्फेट सल्फेट 1620, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 8%, कैल्शियम 21 से 27%, नाइट्रोजन आदि होते हैं। लगभग सभी उर्वरक कंपनियां घुलनशील और क्षेत्र में लागू मिश्रित उर्वरक बना रही है। अब एनपीके जटिल उर्वरक अलग अलग पोषक तत्वों 19-19-19, 20-20-20, 20-40 आदि उपलब्ध है। अब सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त उर्वरक सूक्ष्म पोषक तत्वों के स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। अब हेट्रोसाइक्लिक रिंग के रूप में चेलेट रासायनिक यौगिक में एक धातु आयन होता है जो कम से कम दो गैर धातु आयनों से EDTA, DTPA, HEDTA, EDDHA NTA के साथ समन्वय बांधों से जुड़ा होता है। सामान्यतः चेलेटेड सूक्ष्म पोषक तत्व Zn EDTA और FeEDTA होते हैं। अब अकार्बनिक लवण जैसे जिंक सल्फेट ZnSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, फेरस सल्फेट FeSO4, मैग्नीज सल्फेट MnSO4 आदि आमतौर पर सूक्ष्म पोषक उर्वरक के रूप में उपयोग किए जाते हैं। ये सभी पानी में घुलनशील हैं और इन्हें मिट्टी में लगने या पत्ते पर स्प्रे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब कृत्रिम मधुरक रासायनिक पदार्थ है जो खाद्य पदार्थों की मिठास, गंधक एवं स्वाद में वृद्धि करते हैं। अब सुक्रोज प्राकृतिक मधुरक है जो ग्रहण की नई कैलोरी को बढ़ाते हैं, इसलिए लोग कृत्रिम मधुरक का प्रयोग करना अधिक पसंद करते हैं। अब है अर्थोसल्फोबेंजीमाइड, इसे सैक्रिन भी कहते हैं, प्रथम लोकप्रिय कृत्रिम मधुरक है। इसकी खोज 1879 ईस्वी में हुई है। यह सुक्रोज से लगभग 550 गुना अधिक मीठी होती है। यह सेवन के पश्चात पूर्णतः अक्रिय एवं अहानिकारक प्रतीत होती है। इसका प्रयोग मधुमेह के रोगियों एवं उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें कैलोरी अंतर्ग्रहण पर नियंत्रण की आवश्यकता है। यह हमें कोई ऊर्जा या कैलोरी प्रदान नहीं करती है। अब है एस्पार्टेम, यह सबसे अधिक और व्यापक रूप से उपयोग में आने वाला कृत्रिम मधुरक है। यह सुक्रोज से लगभग 100 गुना अधिक मीठा होता है। इसका उपयोग केवल ठंडे खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों तक ही सीमित है, क्योंकि यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। अब तीसरा है एलिटेम, यह अधिक प्रबल मधुरक है। यह एस्पार्टेम से अधिक अस्थायी होता है। यह सुक्रोज से 2000 गुना अधिक मीठा होता है। इसका प्रयोग करते समय मिठास नियंत्रित करना कठिन होता है। अब सुक्रालोस, यह सुक्रालोस का उपयोग का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है। यह खाना पकाने के तापमान पर अस्थायी होता है। यह कैलोरी प्रदान नहीं करता है। यह सुक्रोज से 600 गुना अधिक मीठा होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है खाद्य परिरक्षक सूक्ष्मजीवी वृद्धि को रोककर भोजन को खराब होने से बचाते हैं। सामान्य रूप से उपयोग में आने वाले परिरक्षक हैं खाने का नमक, चीनी, वनस्पति तेल, घी, सोडियम बेंजीन C6H5COONA, सोडियम बेंजोएट सीमित मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है तथा शरीर में उपापचयित हो जाता है। अब यह सॉर्बिक अम्ल तथा प्रोपेनोइक अम्ल के लवण भी परिलक्षण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। भोजन में प्रतिऑक्सीकारक खाद्य पदार्थ पर ऑक्सीजन की क्रिया धीमी करके खाद्य परिरक्षण में सहायता करते हैं। ये कोई रासायनिक क्रियाविधि द्वारा कार्य करते हैं।
ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन BTH और ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल दो महत्वपूर्ण प्रतिऑक्सीकारक हैं। मक्खन में BHA मिलाने के बाद इसके सुरक्षित भंडारण का समय महीने से बढ़कर वर्षों तक पहुंच जाता है। अब है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड अंगूरी शराब, बियर, शर्करा, चाशनी, छीले काटे अथवा सूखे फल और सब्जियों के परिरक्षण के लिए उपयोगी प्रतिऑक्सीकारक है। अब विस्फोटक के बारे में जानते हैं। विस्फोटक यानी विस्फोटक एक रासायनिक यौगिक या मिश्रण है जिसे ऊष्मा की क्रिया या किसी अन्य तरीके से विस्फोटित करने पर उच्च तापमान और दबाव पर बहुत कम समय में बड़ी मात्रा में गैस निकलती है। अब है डायनामाइट। इसका आविष्कार स्वीडिश रसायनज्ञ और इंजीनियर अल्फ्रेड नोबेल ने उत्तरी जर्मनी के गोस्टाखट में 1863 ईस्वी में किया और 1867 में इसका पेटेंट करवाया। इसमें नाइट्रोग्लिसरीन, सोडियम नाइट्रेट और एक ज्वलनशील अवशोषक जैसे लकड़ी का गुदा होता है जिसे एक बेलनाकार कारतूस बनाने के लिए मजबूत कागज में लपेटा जाता है। अब ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन की खोज 1846 में हुई। यह एक रंगहीन तैलीय द्रव है। यह डायनामाइट बनाने में काम आता है। इसे नोबेल का तेल भी कहा जाता है। यह सांद्र H2SO4 व सांद्र HNO3 की ग्लिसरीन से क्रिया करके बनाया जाता है। इस प्रकार यह एस्टर है। अब ट्राई नाइट्रोटोल्यून TNT यानी ट्राई नाइट्रोटोल्यून यह विस्फोटक की खोज 1863 ईस्वी में की गई, लेकिन ब्रिटिश सेना में इसका प्रयोग 1914 में आरंभ हुआ। यह टोल्यून की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके बनाया जाता है। अब है ट्राई नाइट्रोफिनोल TNP यानी इसे फिनॉल की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3 की अभिक्रिया करके बनाया जाता है। इसे पिक्रिक अम्ल भी कहते हैं। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव RDX। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राई मिथाइलिन ट्राइनाइट्रामाइन है। इसकी सर्वप्रथम खोज हैनिंग ने 1899 ईस्वी में की। इसकी अन्य नाम साइक्लोनाइट USA में, हेक्सोजन जर्मनी में, T4 इटली में। इसे प्लास्टिक विस्फोटक भी कहते हैं। जब RDX में पॉलीब्यूटेनिक एक्रेलिक एसिड जैसा प्लास्टिक पदार्थ मिलाया जाता है तो इसे प्लास्टिक बॉन्डेड यानी एक्सप्लोसिव PBE कहा जाता है। अब है औषधियाँ। ये वे रासायनिक पदार्थ हैं जिनका उपयोग रोग की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए किया जाता है। उदाहरण है पैरासीटामोल। अब है ड्रग औषधि। यह एक रासायनिक पदार्थ है जो रोग का निवारण करता है लेकिन आदत बनाता है और व्यवसाय का कारण बनता है। उदाहरण है कोकीन। क्या है? कोकीन। कुछ महत्वपूर्ण औषधियाँ। अब है अम्लरोधी। वह पदार्थ जो अतिरिक्त अम्ल को निष्क्रिय कर देता है और पेट में pH की उचित स्तर का बना देता है। उदाहरण है MgOH का होल्ट वाइस NaHCO3 होता है। अब हिस्टामिन रोधी होता है। कुछ व्यक्तियों की कुछ दवाओं, धूल, परागण, बिल्ली के फर आदि के प्रति अति संवेदनशीलता को एलर्जी कहा जाता है और यह एलर्जी शरीर के हिस्टामाइन नामक पदार्थ के निकलने के कारण होती है। एलर्जी के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली दवा को एंटीहिस्टामाइन या एंटी एलर्जिक दवा कहा जाता है। उदाहरण है ब्रोमोफेनिरामाइन, डिमेटेन। अब ज्वारी की यानी इन औषधियों का प्रयोग शरीर के उच्च ताप
बुखार पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण है पैरासीटामोल, ब्रूफेन, कोसिन, अब है एस्पिरिन, अब है प्रतिजैविक औषधियाँ। इन औषधियों का उपयोग जीवाणुओं एवं सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न संक्रमण से बचाव व उपचार हेतु किया जाता है। अब पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है। इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। उदाहरण है एमोक्सिसिल, एजिथ्रोमाइसिन। अब पीड़ाहारी औषधि। इन औषधियों का उपयोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है। उदाहरण है मॉर्फिन, आइब्रूफोफेन, पैरासीटामोल। अब रोगाणुरोधक औषधि। इन औषधियों का उपयोग क्षतिग्रस्त त्वचा घाव को संक्रमण से बचाने एवं उसके शीघ्र उपचार के लिए किया जाता है। उदाहरण है डेटॉल, आयोडीन, टिंचर, बोरिक अम्ल आदि होते हैं। अब है विषक्रामक औषधि। इन औषधियों का प्रयोग वस्तुओं एवं स्थानों को कीटाणुओं एवं जीवाणु मुक्त बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण है फिनॉल, यह है फिनॉल क्लोरीन और आधारित विस्फोटक आयोडोफॉर्म होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब है निषेचक औषधियाँ। क्या है? निषेचक औषधियाँ। ये वे औषधियाँ हैं जो संपूर्ण शरीर अथवा इसके किसी विशेष अंग को एक सीमित समय तक चेतना शून्य कर देती है। उदाहरण है कोकीन, प्रोकेन, हेलोथेन। अब है सीमेंट की खोज जोसेफ एस्पिडिन ने की थी। अब सीमेंट के घटक जानते हैं। ऑक्सीजन ऑक्साइड संरचना और प्रकार, यानी चूना CaO 60 से 65% होता है। यह शक्ति और मजबूती को नियंत्रित करता है। सिलिका SiO2 17 से 25% होता है, सामर्थ्य प्रदान करता है। एल्यूमिनियम Al2O3 होता है जो 3 से 8% होता है, जो शीघ्र जमाने की शक्ति देता है। जिप्सम CaSO4 2H2O होता है जो 3 से 5% होता है, आरंभिक जमा काल को बढ़ाता है। अब लॉ ऑक्साइड Fe2O3 यह 0.5 to 6% यानी भूरा रंग, कठोरता व सामर्थ्य प्रदान करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1 से 4% यह सीमेंट को कठोरता एवं रंग प्रदान करता है। सीमेंट में जिप्सम की मात्रा उसके जमने की दर धीमी कर देती है, जिससे अधिक कठोरता प्राप्त होती है। अब है कांच। यह एक अतिशीतित द्रव है। यह कठोर, भंगुर तथा अनिश्चित आकार का अकार्बनिक पदार्थ है। यह पारदर्शी अथवा अर्धपारदर्शी हो सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण कांच एवं उनके उपयोग। कांच का प्रयोग और उपयोग। फोटोक्रोमिक कांच, सामान्य चश्मे एवं धूप के चश्मे के लेंस निर्माण में। अब कॉमन कांच या मृदु कांच या सोडा कांच, यानी बोतल, प्रखनली कांच को खिड़की आदि में प्रयोग किया जाता है। अब कठोर कांच या पोटास लाइम कांच। अब फ्लास्क हार्ड ग्लास उपकरण है। अब क्रूज कांच नेत्र लेंस होता है। क्वार्ट्ज सिलिका कांच, यानी क्वार्ट्ज वस्तुओं में होता है। अब पायरेक्स कांच, यानी अच्छी गुणवत्ता वाले कांच के बर्तन बनाने के लिए पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। लेड बेरोसिलिकेट कांच का भी प्रयोग किया जाता है। अब फिलंट कांच या लेड पोटास प्रिज्म लेंस एवं विद्युत उपकरण बनाने के लिए किया जाता है। जेना कांच, यानी प्रयोगशाला में अम्ल एवं क्षार रखने के लिए बोतल बनाने के लिए किया जाता है जेना कांच का। अब प्लास्टिक का उपयोग। खोजकर्ता क्रिश्चियन सेनबेन, यह एक संश्लेषित बहुलक है। अब आते हैं प्लास्टिक के प्रकार। थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यानी गर्म और ठंडा करने पर आकृति में परिवर्तन होता है। गर्म और ठंडा करने पर आकृति परिवर्तित नहीं होता है। ये योगात्मक बहुलीकरण द्वारा बना होता है। ये संघनन बहुलीकरण द्वारा बना होता है। उदाहरण है पॉलीथीन, PVC, पॉलिस्टर। उदाहरण है बेकलाइट, मेलामाइन,
नायलॉन और 6,6 होता है। अब खाना बनाने के पात्र, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, विद्युत इस्त्री, केटली के हत्थे, बैकेलाइट प्लास्टिक से बने होते हैं। अब नायलॉन 6,6 का उपयोग ब्रश, मानव निर्मित रेसे, पैराशूट, रस्सी, कालीन आदि बनाने में किया जाता है। अब बहुलक है, ये बड़ी संख्या में एकलकों को आपस में मिलाने से बनते हैं। एकलक होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन होता है। बहुलक होता है बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH2 का होल एन होता है पॉलीथीन होता है। अब आगे देखते हैं। अब है बहुलीकरण के तरीकों के आधार पर, यानी संकलन बहुलक यह अन्य उत्पाद के उत्पादन के बिना सिर्फ एकलक के सीधे जुड़ने से बनता है। उदाहरण है पॉलीथीन, पॉलीस्टेट्रा, फ्लोरोइथीन, PTFE, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PN है, यानी संघनन बहुलक। यह बहुलक के साथ साथ जल जैसे उत्पाद के उत्पादन के साथ बनता है। उदाहरण नायलॉन 6,6। बहुलक की संरचना के आधार पर रैखिक बहुलक, पॉलीवाइनिल क्लोराइड PVC। अब शाखा श्रृंखला बहुलक, उदाहरण है कम घनत्व वाली पॉलीथीन LDPE। क्रॉस लिंक्ड बहुलक, उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन है। अब उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक बहुलक, ये पौधे और जानवरों में होते हैं। उदाहरण है प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, रबर, DNA, ऊन, सेल्यूलोज, स्टार्च होता है। अब अर्धसंश्लेषित बहुलक, प्राकृतिक बहुलक में संशोधन करके बनाया जाता है। उदाहरण है सेल्यूलोज एसीटेट होता है, रेयन होता है। अब संश्लेषित बहुलक, ये कृत्रिम रूप से निर्मित या प्रयोगशाला में संश्लिष्ट होते हैं। उदाहरण है पॉलीइथिलीन, नायलॉन रेसे होते हैं। अब आणविक बलों के आधार पर इलास्टोमर, इसमें सबसे कमजोर अंतर आणविक बल होते हैं। उदाहरण है वाल्केनाइज रबड़ होते हैं। अब रेसे, दृढ़ अंतर आणविक बल वाली धागों जैसी संरचना। उदाहरण नायलॉन 6,6। थर्मोप्लास्टिक, इसमें अंतर आणविक बल इलास्टोमर्स एवं रेसे के बीच होते हैं। उदाहरण है पॉलीस्टाइरीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसमें आणविक श्रृंखलाओं के बीच प्राथमिक बंधन होते हैं तथा ये मजबूत क्रॉस लिंक द्वारा एक साथ बंधे रहते हैं। अब पॉलीयूरीथेन, एपॉक्सी, रेनिन आदि होते हैं। अब जैव निम्नीकृत अजैविक निम्नीकृत बहुलक। जैविक निम्नीकृत बहुलक ये प्राकृतिक अथवा संश्लेषित दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इनका जीवाणु आदि के द्वारा छोटे अणुओं में विघटन होता है। उदाहरण है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सीबेलेरेट PHVC कहते हैं। अजैव न्यूनीकृत बहुलक ये संश्लिष्ट बहुलक हैं तथा इन बहुलकों का जैव निम्नीकरण नहीं होता है। उदाहरण है पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन, PVC, टेरिलीन, नायलॉन आदि होते हैं। संश्लिष्ट फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं। हालांकि फायरमैन की वर्दी को अग्निरोधी बनाने के लिए उस पर मेलामाइन प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। अब जैव बहुलक, ये प्राकृतिक बहुलक होते हैं जो जीव जंतुओं तथा वनस्पति में पाए जाते हैं। ये बहुलक वृद्धि तथा विकास के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण है प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड आदि होते हैं। अब औद्योगिक महत्व के कुछ प्रमुख बहुलक। पॉलीथीन PE, यानी इस बहुलक का निर्माण सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1933 ईस्वी में किया गया। पॉलीथीन PE यानी एथीन एकलकों के योगात्मक बहुलीकरण क्रियाविधि द्वारा बनाए जाते हैं। यह मुख्य दो प्रकार के होते हैं। यह कम घनत्व पॉलीथीन LPE तथा B यानी अधिक घनत्व वाली पॉलीथीन HDPE होते हैं।
LDPE का गलनांक 110 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। HDPE का गलनांक 144 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कम घनत्व पॉलीथीन का उपयोग पैकिंग में सबसे अधिक होता है। इसका उपयोग आकर्षित कंटेनरों तथा बोतल बनाने में होता है। इससे बनने वाले पाइपों का उपयोग कृषि में होता है। अधिक घनत्व पॉलीथीन का उपयोग खिलौने तथा अन्य घरेलू सामान बनाने में होता है। अब पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC एकल वाइनिल क्लोराइड यानी PVC एक सस्ता तथा सबसे अधिक उपयोग में आने वाला बहुलक है। PVC का उपयोग पाइप, दरवाजे, केबल, इंसुलेशन, फर्श पर बिछाने वाले चादर, टाइल, छड़ आदि बनाने में किया जाता है। PVC को उपयुक्त विलायक जैसे क्लोरोबेंजीन में विलय करने पर इसका क्लोरोनीकरण होता है। इसे क्लोरीनीकृत PVC कहते हैं। क्लोरीनीकृत PVC का उपयोग चिपकाने वाले पदार्थों, लेपन और रेशों में होता है। अब एस्टर में इसे प्लास्टिक साइजर के रूप में मिलाने पर एस्टर मुलायम हो जाता है तथा इसका उपयोग वाइनिल चमड़े के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग बरसाती कोट, फर्श की पॉलिश, हैंडबैग, पर्दे के कपड़े आदि में किया जाता है। अब पॉलिएस्टर एकलक यानी द्विकार्बोक्सिलिक अम्ल तथा डाइऑल एकल, डाइएस्टर तथा डाइऑल होता है। अब तीसरा है डाइहाइड्रोक्सिक अम्ल होता है। आगे देखते हैं। अब बहुलीकरण की विधि यानी पॉलिएस्टर संघनन बहुलीकरण अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। पॉलिएस्टर का सर्वज्ञात उदाहरण टेरिलीन यानी डेक्रोन है। इसका मुख्यतः उपयोग कृत्रिम रेशे बनाने में किया जाता है तथा सुरक्षा सिर हेलमेट में भी इसका उपयोग किया जाता है। अब टेरिलीन अथवा पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलन यानी PET यह एक संतृप्त पॉलिएस्टर है। इसे डेक्रोन भी कहते हैं। अब टेरेफ्थलीन अम्ल अथवा इसके एस्टर तथा एथिलीन ग्लाइकोल होते हैं। बहुलीकरण की विधि टेरथैलिक अम्ल अथवा इसके एस्टर तथा एथिलीन ग्लाइकोल के संघनन बहुलीकरण से पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट का बहुलक बनता है, जिसका व्यापारिक नाम टेरिलीन अथवा डेक्रोन है। अब उपयोग इस बहुलकों का मुख्य उपयोग वस्त्र उद्योग में होता है, क्योंकि ये अत्यधिक मजबूत रेशे होते हैं। इसके अलावा बेल्ट, रस्सी, नावों की पाल आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब नायलॉन 6 यह एक पॉलीएमाइड है। एकलक के प्रोलेक्टम है। बहुलीकरण की विधि 6 क्रेप्टोलेक्टम का एक वलय युक्त एकलक है। ऋणात्मक योगात्मक अभिक्रिया द्वारा केप्रोलेक्टम से नायलॉन 6 का संश्लेषण होता है। यह एकलक में 6 कार्बन परमाणु है, इसलिए इसे नायलॉन 6 कहते हैं। इसका उपयोग वाहनों में गियर आदि होता है। अब इसके अलावा इन केसों का उपयोग टूथब्रश, संगीत बागों जैसे गिटार, सितार, वायलिन आदि के तारों आदि बनाने में होता है। धागे, रस्सियों, तंतु जाल आदि बनाने में भी इसका उपयोग होता है। नायलॉन 6 यह भी एक पॉलीएमाइड है। अब एकलक हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपिक अम्ल होता है। बहुलीकरण की विधि नायलॉन 6 का निर्माण हेक्सोमेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपिक अम्ल के संघनन बहुलीकरण द्वारा होता है। अब उपयोग यह उच्च तनन सामर्थ्य तथा घर्षण प्रतिरोध वाला बहुलक है। यह प्लास्टिक तथा रेशे दोनों रूपों में उपयोग आता है। सबसे ज़्यादा नायलॉन 6 का उपयोग टायर के धागे बनाने में होता है। इसके अलावा इसका उपयोग वस्त्रों, पैराशूट,
रोप, वस्त्रों आदि में भी होता है। अब बेकेलाइट, यह फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन द्वारा प्राप्त ताप दृढ़ रेजिन है। बेकेलाइट फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड से बना एक ताप दृढ़ रेजिन है। यह ताप तथा उष्मारोधी होता है। इसका उपयोग मुख्यतः स्विच, बर्तनों के हैंडल, बिजली के रोधी उपकरण, रेडियो, टेलीविजन तथा कंप्यूटर के केस आदि बनाने में होता है। इसके अलावा रसोई के बर्तन, खिलौने आदि में भी इस बेकेलाइट का उपयोग होता है। अब है टेफ्लॉन, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एकलक, टेट्राफ्लोरोएथिलीन CF2 बराबर CF2 होता है। अब टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोएथिलीन का समबहुलक है। यह प्रबल अम्ल उदाहरण नाइट्रिक अम्ल में भी विलय नहीं होता है तथा अत्यधिक तापमान पर भी अस्थायी है। इसके अलावा जंग रोधी क्षारों तथा कार्बनिक विलायकों से भी क्रिया नहीं करता है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत रोधी, खाना बनाने के उपकरण तथा स्नेह के रूप में होता है। अब रबड़, इससे हेब बासिलियन से प्राप्त किया जाता है। इसे लैक्टिक्स नामक दूधिया तरल से बनाया जाता है। अब इलास्टोमर के रूप में भी इसे जाना जाता है। अब रबड़ का उपयोग, प्राकृतिक रबड़ और कृत्रिम रबड़। यह आइसोप्रोपिन C5H8 का बहुलक है, उदाहरण है लाख। कृत्रिम रबड़ ये मानव निर्मित है। यह खोजकर्ता है मैथ्यूज एवं हैरिस, उदाहरण है पॉलीएस्टरीन, BUNAN और सल्फर। क्लोरोपिरीन है। अब आते हैं रबड़ का वल्कनीकरण यानी खोजकर्ता है चार्ल्स गुडियर। यह तापमान रेंज 313 के से 315 के में सल्फर या समक्ष पदार्थ जोड़कर रबड़ को अधिक अस्थायी मजबूती सामग्री में परिवर्तित करने की एक रासायनिक प्रक्रिया है। बुनायस ब्यूटाडीन स्टारीन रबड़ का उपयोग चौवर्ण बबलगम बनाने में किया जाता है। चलिए, आज हम लोग का ये केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। चलिए अगला वीडियो में देखेंगे जीव विज्ञान से। ठीक है, थैंक यू।